ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वो पॉलीसैकेराइड्स पे है। पॉलीसैकेराइड्स जो है हमारे पास थर्ड क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करते हैं। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स वो बायोमोलिक्यूल हैं जो कि हमारे पास मोस्ट अबंडेंट हैं हमारे पास इस पूरी दुनिया में। अगर हम बात करते हैं सिर्फ ह्यूमन बॉडी की तो हमारे पास मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड की अगर बात की जाए तो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी की ही बात करें तो मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास वाटर होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मॉलिक्यूल। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 70 to 80% वाटर से बनी हुई है और वाटर इज अ मॉलिक्यूल, तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में वो वाटर है। अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो हमारे पास प्रोटीन है, बिकॉज प्रोटीन इज a 50% मास ऑफ द ड्राई वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जबकि हम पॉलीसैकेराइड्स अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारे पास जो है स्टेम पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास जो है प्लांट्स की है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई बायोमोलिक्यूल या कंपाउंड हमारे पास सबसे ज्यादा दुनिया में पाया जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट क्लास उसकी देखते हैं तो वो हमारे पास जो है पॉलीसैकेराइड्स की आती है। पोली हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है पोली, पोली मीन मैनी, और सैकेराइड्स मीन शुगर। सो पॉलीसैकेराइड्स आर द लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। इससे पहले आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा होगा जिसको हम कंडेंसेशन का प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा, कंडेंसेशन के प्रोसेस में होता क्या है? कंडेंसेशन के प्रोसेस में बेसिकली होता ही है कि हमारे पास सिंपली दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होते हैं और उनसे हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स की सेंसेस होती है। और वो सेंसेस किस तरह से होती है वो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, दो मोनोमर्स होते हैं। सिंपल आप ग्लूकोज यूनिट्स कह सकते हो इनको, ठीक है। इनमें से हमारे पास क्या होता है, जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। जब एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है तो हमारे पास क्या होता है, एज अ रिजल्ट ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे क्योंकि बॉन्ड शेयरिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो इस तरह से हमारे पास जब यूनिट्स आपस में मिलते चले जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पहले डाइसैकेराइड्स बनते हैं, फिर ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। सो हम सिंपली कह सकते हैं दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। अब हमारे पास मोनोसैकेराइड्स के केस में हमें एक सिंपल बात पता है, वो ये है कि हमारे पास इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है जब वाटर की एलिमिनेशन होती है आफ्टर कंडेंसेशन रिएक्शन, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। इस तरह से अगर हम प्रोटीन्स की बात करेंगे वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होता है, फैटी एसिड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ईस्टर बॉन्ड होता है, और अगर इसी तरह से हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सेपरेट टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसको हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड में स्पेसिफिकली जो है हमारे पास ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा, ना पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा, ना ईस्टर बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर बात करते हैं तो दे रेंज इन स्ट्रक्चर फ्रॉम लीनियर टू हाईली ब्रांच। तो हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स ना सिर्फ हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं जबकि ब्रांच स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं। अब लीनियर स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर स्ट्रक्चर हमेशा स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर होती है, जबकि ब्रांच स्ट्रक्चर वो होती है कि वो स्ट्रक्चर जिसमें से फर्दर आगे ब्रांचेस निकली हो, जिस तरह हमारे पास ट्री के ऊपर होता है कि हमारे पास ईच हर एक ब्रांच से हमारे पास एक और ब्रांच निकली होती है। तो हमारे पास ये दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। when all the monosaccharides in a polysaccharide are of same type। अगर हमारे पास कोई भी पॉलीसैकेराइड है वो बना है और उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के हमारे पास क्या मौजूद हैं, मोनोसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो पॉलीसैकेराइड बनी है ये वाला पॉलीसैकेराइड फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये दिस इज द पॉलीसैकेराइड। तो ये जो पॉलीसैकेराइड है क्योंकि इसमें सिमिलर टाइप ऑफ मेरे पास मोनोसैकेराइड्स मौजूद हैं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, होमो पॉलीसैकेराइड। क्यों, तो मैं होमोपोलीसैकेराइड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और पॉलीसैकेराइड बन रही है जिसके अंदर मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स मौजूद हैं। तो ऑन द बेसिस इसको मैं क्या बोलूंगा, हेट्रोपोलीसैकेराइड, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड्स जो कि प्रेजेंट है हमारे पास किसमें, एक पॉलीसैकेराइड सब यूनिट में, एक पॉलीसैकेराइड चेन के अंदर, तो उसकी बेसिस पे हम इनको क्या बोल सकते हैं, होमोपोलीसैकेराइड बोल सकते हैं, या फिर हम इसको हेट्रोपोलीसैकेराइड कह सकते हैं। अगर होमोपोलीसैकेराइड की हम बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल होमोग्लाइकेन्स आ जाता है, या फिर सेलुलोज आ जाता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं स्टार्च आ जाता है। जबकि हेट्रोपोलीसैकेराइड के केस में हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो है हेट्रोग्लाइकेन्स। अच्छा, अब हम जनरल प्रॉपर्टीज अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की देखें तो हमारे पास क्या होता है, दे आर फॉर्म फ्रॉम ग्रेट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, ठीक है।
हमारे पास कभी भी ये नहीं होगा कि इसमें सिर्फ 1 या 2 या 3 सब यूनिट्स पाए जाएंगे, इसमें मोर देन 10 सब यूनिट्स हमारे पास पाए जा सकते हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे किससे जुड़े हुए होंगे, आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड क्यों है, क्योंकि हमारे पास जब मोर देन 10 हमारे पास इसमें यूनिट्स मौजूद होते हैं तो हमारे पास ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमारे पास काफी ज्यादा हो जाता है, दैट इज व्हाई दे आर हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। दूसरी चीज हमारे पास क्या होता है, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मोलिश टेस्ट। जब भी हम मोलिश टेस्ट यूज करते हैं तो हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जिसकी बेस हम कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर पॉलीसैकेराइड्स मौजूद है। दूसरी चीज दे आर ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके अंदर जितने भी शुगर्स होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। वाई हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, पहले हम उसको देखते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते क्या, ठीक है। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक कॉमन स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज, ठीक है, दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर की बात करें। हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जिसके एनोमेरिक कार्बन के एनोमेरिक कार्बन जो होता है ये वाला कार्बन, उसके ऊपर हमारे पास कोई भी हमारे पास जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सके, तो उससे हमारे पास क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर सिंपली हम कह सकते हैं कार्बन नेक्स्ट टू ऑक्सीजन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे, ठीक है। जब वो हमारे पास एनोमेरिक कार्बन है उसके ऊपर जब हमारे पास लॉस ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग, व्हाट इज डू यू मीन बाय टर्म रिडक्शन और रिड्यूसिंग, ठीक है। तो हम उसको जब डिफाइन करते हैं, रिडक्शन में क्या है जी, हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद एडिशन हो सकती है इसमें हमारे पास किसकी, हाइड्रोजन की, या फिर एडिशन हो सकती है हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इस तरह से कोई भी प्रोसेस हमारे पास एनोमेरिक कार्बन पे हो सके तो उस केस में वो शुगर हमारे पास क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है, ठीक है। मगर क्योंकि हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इसमें सारे के सारे यूनिट्स जो हैं एक दूसरे से ज्वाइन टुगेदर होते हैं, जितने मोनोसैकेराइड्स हैं वो आपस में ज्वाइन हुए हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो वहां पे ना तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की एडिशन हो सकती है, ठीक है, ना ही वहां से हमारे पास ऑक्सीजन का रिमूवल हो सकता है, क्योंकि जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन जो है हमारे पास सेंटर में बाउंड होती है। वो ऑक्सीजन क्योंकि बाउंड है, ना वो वहां से रिलीज हो सकती है और ना ही यहाँ पे हमारे पास किसकी, हाइड्रोजन की एडिशन हो सकती है। तो ऑन दोस बेसिस हम इसको कह सकते हैं जी कि हमारे पास पॉलीसैकेराइड में जितने भी शुगर्स होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। दूसरी चीज हम कह सकते हैं जी कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कि ये मीन अदर कंपाउंड ऑप्टिकली अदर फॉर्म से कन्वर्ट हो सकते हैं, अल्फा फॉर्म में, बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। चौथी चीज हमारे पास आ जाती है कि जब भी हम इसका ओजोन टेस्ट करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव आता है। जब भी हमारे पास ओजोन टेस्ट नेगेटिव आएगा तो हमारे पास उस बेस पे हम क्या कह सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर पॉलीसैकेराइड्स मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज पॉलीसैकेराइड की जब डिस्कस करते हैं तो ये हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा बनाएगा, कभी भी हमारे पास ये सॉल्युबल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। और हमेशा जब भी हम इस वाटर में डालेंगे तो ये हमारे पास उसमें क्या रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा। क्यों इनसॉल्युबल रहेगा, क्योंकि जब भी हमारे पास ये क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो है सॉल्युबिलिटी की एबिलिटी नहीं होती, मीन ये हमारे पास साइड इंट्रैक्शंस नहीं बना सकता वाटर के साथ। तो वाटर के अंदर हमेशा वही चीज डिसॉल्व होगी जो कि हमारे पास आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। मगर लेटर ऑन जब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है किस फॉर्म में, मोनोसैकेराइड्स की यूनिट में, तो तब वो हमारे पास क्या हो जाता है, क्योंकि वो इंट्रैक्शंस बना सकता है, वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो हमारे पास तभी डिसॉल्व वाटर में हो सकता है। दे फॉर्म स्पेसिफिक कलर विद आयोडीन। जब भी आपने देखा होगा, आपने टेस्ट किया होगा एफएससी में, जिसमें आपने क्या करते हैं जी कि आप जो है किसी भी फ्रूट का जो है जूस निकालते हैं और उसके अंदर आप आयोडीन का जो है सोल्यूशन ऐड करते हैं। तो जब भी हमारे पास क्या है इस तरह का प्रोसेस किया जाता है तो हमारे पास सिंपली क्या होता है कि वो हमारा जो है कलर जो होता है सोल्यूशन का वो टर्न हो जाता है किसमें, ब्लू फॉर्म में, जो कि हमारे पास इंडिकेशन देता है जी कि हमारे पास वहां पे क्या मौजूद है, स्टार्च मौजूद है, ठीक है। आप सिंपली जो है हम इसमें एक और कॉमन एक्सपेरिमेंट यूज किया जाता है जिसमें हम लीव को काट के उसके ऊपर आयोडीन लगा रहे होते हैं, कि जिसकी बेस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आया वहां पे हमारे पास क्या आ जाता है जी, कार्बोहाइड्रेट मीन ग्लूकोज मौजूद है, या फिर हमारे पास सिंपली हम कह सकते हैं कि वहां पे हमारे पास जो है स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं है। ओके, अब क्या है कि हमारे पास beside they are important nutritive mitral they are important in manufacturing of textile, ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क और पेपर, इन सारी चीजों की हमारे पास प्रिपरेशन में हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपके पास जितना भी आप पेपर आ रहा है जिसके ऊपर राइट अप आप कर रहे हो वो सारा का सारा हमारे पास किससे बन रहा है, हमारे पास पॉलीसेकेराइड, क्योंकि हमारे पास सेल जो है प्लांट सेल है उसमें हम वुड जो यूज कर रहे हैं वो बेसिकली मेजर जो है उसके कंपोनेंट जो होते हैं वहां पे किसके होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ देख जाते हैं, तो हम इसको दो तरह से हम इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने कहा जी ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर हमारे पास दो तरह के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड्स, जबकि दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स की, तो स्टार्च जो है उसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, स्टार्च इज द होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज फॉर्मिंग एन अल्फा ग्लाइकोसिडिक चेन। ठीक है, अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, कि इसमें हमारे पास अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स मौजूद होंगे। अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स क्या होते हैं और बीटा ग्लूकोज यूनिट्स क्या होते हैं, हम इनको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अच्छा, अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स और बीटा ग्लूकोज यूनिट्स दोनों हमारे पास बेसिकली ग्लूकोज यूनिट्स ही होते हैं, मगर इन दोनों में सिर्फ क्या है डिफरेंस है जी, कि ये बेसिकली आइसोमर्स हैं। ठीक है, और इनमें हमारे पास क्या है, ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ओरिएंटेशन का डिफरेंस जो है वो किस तरह से है, हम उसको देखते हैं कि हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया एनुमेरिक कार्बन, ये हमारे पास याद रखना है, कार्बन नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, ये आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पे होता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ कार्बन। में बाकी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स नहीं बना रहे, सिर्फ मैं एनुमेरिक कार्बन को टारगेट कर रहा हूँ। अगर क्या आपके पास एनुमेरिक कार्बन के ऊपर आपका जो हाइड्रोजन है वो ऊपर और हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नीचे की तरफ हो, देन सच ग्लूकोज यूनिट इज टर्म्ड एज अल्फा ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, और अगर क्या हमारे पास इसी तरह से हम देखते हैं कि सेम ग्लूकोज यूनिट है, ठीक है, मगर उसका क्या है, हमारे पास उसके एनोमेरिक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो नीचे की तरफ और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ है, देन सच ग्लूकोज यूनिट इज टर्म्ड एज बीटा ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, अब इसी बेस पे हम जब स्टार्च की स्टडी कर रहे हैं तो हमने क्या कहा, वहां पे अल्फा ग्लाइकोसिडिक चेन्स मौजूद है। मीन पहली चीज क्या मौजूद है, वहां पे अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स मौजूद है। ठीक है, और उनके दरमियान हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब जो अल्फा ग्लाइकोसिडिक चेन जब उसकी बनती है, मीन उसमें बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, और उनके की वजह से जो चेन बनती है हमारे पास उसको हम बोलते हैं ग्लूकोसेन और ग्लूकेन। ठीक है, उसको हम स्ट्रेट जो चेन बनेंगी ग्लूकोज यूनिट्स की उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकेन और ग्लूकोसेन यूनिट चेन बोलेंगे। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट डाइटरी कंपाउंड इन सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स के अंदर मीन जितने भी आपके पास आ रहे हैं, पोटैटोज के अंदर मौजूद है, लिग्यूम्स के अंदर मौजूद है, वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद है, ये स्टार्च उन सब के अंदर जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। दैट इज वाई हम उसको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद है, स्टार्च मौजूद है, और स्टार्च से हमारी बॉडी को फिर डाइजेशन के बाद क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, जिसको हम फर्दर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन में यूज करके एटीपी की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। अगर इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के एक में इसमें जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए सीरियल पोटैटोज एक्सेट्रा, इसके अंदर हमारे पास अगर स्टार्च ना होता तो फिर हम शायद प्रेफरेबली इनको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज ना कर रहे होते। स्टार्च नेवर प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यू, मगर स्टार्च जो है वो एनिमल टिश्यूज में भी नहीं पाया जाता। इट इज ओनली अ प्लांट प्रोडक्ट, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इट इज ओनली अ प्लांट प्रोडक्ट। अगर स्टार्च की हम बात करते हैं तो हमारे पास स्टार्च जो है जब उसके उसमें हमारे पास ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं तो हम इन ग्लूकोज यूनिट्स को क्या बोल रहे हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो स्टार्च ग्रेन्यूल इज फॉर्म ऑफ एमाइलोज। ठीक है, एमाइलोज जो होती है इसमें दो तरह के हमारे पास ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है हमारे पास एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, जो एमाइलोज होता है इट इज अबाउट 13 to 20% विच इज अ नॉन ब्रांचिंग हेलिकल स्ट्रक्चर। नॉन ब्रांचिंग हेलिकल स्ट्रक्चर है तो मीन ये क्या है जी, हमारे पास स्ट्रेट चेन फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइलोज, बट एमाइलोज इज आल्सो मेड अप ऑफ ग्लूकोज, मगर ऑन द बेसिस ऑफ ये हमारे पास क्या है, नॉन ब्रांचिंग है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज एमाइलोज। जब हम एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं तो ये हमारे पास 80 to 85% मौजूद होता है, विच कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन्स। ब्रांच चेन्स का मतलब क्या है जी, कि हमारे पास इसकी डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जितने भी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो लिंकेज का आता है। अगर हम बात करते हैं अमाइलोज की, क्योंकि वो लीनियर स्ट्रक्चर है तो हमारे पास कार्बन यूनिट्स के दरमियान क्या होगा, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के दरमियान लिंकेज बनेगी। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास इसमें कौन से मौजूद हैं यूनिट्स, अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स मौजूद हैं, दैट इज वाई कि हमारे पास एमाइलोज के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की लिंकेज होती है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है,
जबकि अगर हम बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन की, तो वहां पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास दोनों तरह की हमारे पास लिंकेज मौजूद हो सकती है। एक तो हमारे पास जब हम स्ट्रेट चेन की जब बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, उस फॉर्म में हमारे पास अल्फा 1,4 लिंकेज मौजूद होती है। जबकि हम अगर उसमें उसमें जो ब्रांचेस मौजूद हैं वो कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर 6 के दरमियान मौजूद होते हैं। दैट इज वाई उसकी लिंकेज को हम बोलते हैं कार्बन अल्फा 1,6 लिंकेज। तो यहाँ पे आपके पास पहला और दूसरा डिफरेंस क्या है कि अमाइलोज जो हैं वो कम मौजूद होते हैं, वो लीनियर होते हैं। अमाइलोपेक्टिन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स होती हैं। हमारे पास माइलोसिस के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो अल्फा 1,4 लिंकेज सिर्फ पाई जाती है। जबकि हमारे पास माइलोपेक्टिन जो होते हैं उनके अंदर हमारे पास अल्फा 1,4 लिंकेज भी पाई जाती है और अल्फा 1,6 लिंकेज भी पाई जाती है। ठीक हो गया। और हमारे पास बेसिकली जो माइलोपेक्टिन है वो 24 टू 30 ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं और उसके बाद उनकी क्या होती है, आगे ब्रांच आती है। पहले 20 टू 30 ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं लीनियरली अटैच्ड होंगे, उसके बाद उसमें एक ब्रांच आगे निकल आएगी जो कि हमारे पास बेसिकली अल्फा 1,6 लिंकेज के थ्रू हमारे पास पाई जाएगी। और उसके बाद हमारे पास अगेन से वो हमारे पास जो है आगे अल्फा 1,4 लिंकेज में चलेगा और फिर आगे उसकी ब्रांच आगे निकलेगी। हम देखते हैं किस तरह से होता है इसको। माइलोज को अगर हम स्पेसिफिकली स्टडी करें 13-20% जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, माइलोज सिर्फ और सिर्फ इनर पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स के, ये बाहर वाली साइड नहीं होगा। बाहर वाली साइड आपके पास क्या होगा, माइलोपेक्टिन होगा। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में आपको बता चुका हूँ। दूसरा क्या है, हेलिकल कॉइल स्ट्रक्चर होती है। हेलिकल कॉइल स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से पाई जाएगी आपके पास, एक तो ये सीधी है और दूसरा कॉइल फॉर्म में मौजूद होता है। इट गिव्स डीप ब्लू कलर विद आयोडीन। जब इसको आयोडीन के साथ हम ट्रीट करते हैं तो ये डीप ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। अब ये देख सकते हैं आपके पास ये स्ट्रेट चेन मौजूद है, अल्फा 1,4 लिंकेज है क्योंकि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के दरमियान ये पाया जाता है। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं माइलोपेक्टिन की, 80 टू 85% आपके पास स्टार्च के अंदर मौजूद होता है। दिस रिप्रेजेंट आउटर लेयर ऑफ द स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ये बाहर वाली साइड मौजूद, क्योंकि ब्रांचेस हमेशा क्या होता है, बाहर वाली साइड होती है। जो आपके पास मेन स्टेम होता है वो इनवर्ड होता है। किसी भी ट्री को देखें आप, मेन स्टेम क्या होगा, हमेशा इनवर्ड होगा, इनसाइड होगा, और जो ब्रांचेस होंगी वो हमेशा आपके पास बाहर वाली साइड पाई जाएंगी। इट इज ब्रांच जो कि मैंने आपको बताया जी, अल्फा 1,4 लिंकेज जो है वो पाया जाएगी, जिसमें वो स्ट्रेट होगा और फिर आगे स्ट्रेट चेन एंड 1,6 जो है वो ब्रांच पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। अब क्या है, ब्रांच पॉइंट का मकसद नहीं है कि आपके पास जहां ब्रांच पॉइंट होगा वहां से आगे अल्फा 1,6 लिंकेज ही चलेगी, वहां से आगे 1,4 लिंकेज चलती है। वो किस तरह से चलती है हम इसको अभी देखते हैं। ठीक है, हम इसको ड्रॉ करके चेक करते हैं। आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास अल्फा 1,4 लिंकेज जिसमें हम कहते हैं जी ये चल रही है, उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा ग्लूकोज यूनिट आता है जहां पे आपके पास अल्फा 1,6 लिंकेज पाई जाती है। इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, ब्रांच पॉइंट कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके यहाँ पे आपके पास जो है लिंकेज कौन सी आ गई है, 1,6 लिंकेज आ गई। मगर इसका ये मतलब नहीं है जी कि आपके पास ये यहाँ पे 1,4 लिंकेज नहीं, ये अपनी चेन उस तरह से आगे कंटिन्यू करता रहेगा। मगर जो 1,6 है ये भी हमारे पास फिर वहां से आगे जो ग्लूकोज यूनिट है ये हमारे पास अल्फा 1,4 लिंकेज बनाते हुए आगे ब्रांच बना। फिर इन दोनों में हम देखेंगे आगे फर्दर कौन सी साइड पे ब्रांच आ रही है। जहां पे ब्रांच पॉइंट आएगा वहां से एक और ब्रांच निकल आएगी। ठीक है, और इस फॉर्म में ये इस तरह से हमारे पास जो है ब्रांचेस बनती चली जा रही होती हैं और हमारे पास जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आगे चलती चली जाती हैं और इस तरह से हमारे पास कंप्लीट सेलुलो जो हमारे पास स्टार्च स्ट्रक्चर है वो बनती चली जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया जी 20-25 यूनिट्स जो है सबसे पहले 1,4 लिंकेज में कनेक्टेड होंगी, उसके बाद क्या होगा 1,6 बॉन्ड की एक ब्रांच पॉइंट आएगा और उसके बाद हमारे पास एक ब्रांच वहां से एराइज हो जाएगी। माइलोपेक्टिन जो है हमारे पास रेड कलर देते हैं जी आयोडीन के साथ। ठीक है, अमाइलोसिस के केस में हमने क्या कहा था, ये डीप ब्लू कलर दे रहा है। जबकि अमाइलोपेक्टिन जब भी हम आयोडीन के साथ जो है ट्रीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या देगा, रेड कलर की अपीयरेंस देता है। अब ये देखें कि हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन रही थी यहाँ पे 1,4 लिंकेज, दिस इज द ब्रांच पॉइंट। ठीक है, ब्रांच पॉइंट जब बनी है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास अल्फा 1,6 लिंकेज आ गई है। अब देखिए यहाँ से ये जो ब्रांच है वो दोनों डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, यह मगर इसमें यहाँ पे जो बॉन्ड पाया जा रहा है वो कौन सा है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो ये इसी तरह से हमारे पास ब्रांचेस चलती चल जाएंगी। मगर याद रखना है यहाँ पे जो ब्रांच पॉइंट का ग्लूकोज यूनिट है इसके एक तरफ जो है 1,4 लिंकेज होगी और दूसरी तरफ हमारे पास 1,6 लिंकेज होगी। यहाँ से आगे इसके आगे जो है जो लीनियर स्ट्रक्चर बननी है वो स्टॉप हो जाएगी, वो इससे आगे फर्दर नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कार्बन इसका ऑलरेडी ऑक्युपाइड है विद द 6th कार्बन ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट। यहाँ पे इसको ब्रांच इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो ब्रांच पॉइंट जो होता है ये बेसिकली यहाँ पे जो ग्लूकोज यूनिट है ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है। पहला जो है ऊपर कार्बन नंबर 1 ऑफ अनदर मोनोमर विद द 6th कार्बन, उसके बाद यहाँ पे 1,4 के साथ सेकंड बॉन्ड बना रहा है और 1,4 के साथ यहाँ पे थर्ड बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से ये जो ब्रांच पॉइंट होती है यहाँ पे 3 एक ग्लूकोज यूनिट जो है बॉन्ड बना रहे होते हैं, बाकी जितने ग्लूकोज यूनिट हैं वो हमारे पास 2 बॉन्ड बना रहे होते हैं।
यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डेक्स्ट्रिन, क्योंकि हम जैसे हमने क्या कहा जी, हम स्टार्च को एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज कर रहे हैं, तो डेक्स्ट्रिन जो है वो हमारे पास क्या है इस पूरे प्रोसेस में प्रोड्यूस होगी। वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी? डेक्स्ट्रिन आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। जब भी हमने स्टार्च को क्या किया है एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज किया है, तो हमारे पास क्या है स्लाइवरी एमाइलेज कहाँ मौजूद होता है? हमारे माउथ में मौजूद होता है वो। और हमारे पास पेनक्रियाटिक एमाइलेज ये कहाँ से आता है? ये हमारे पास पेनक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टार्च को जब हमारे पास डाइजेशन करते हैं उसकी, तो केमिकल डाइजेशन के प्रोसेस की वजह से स्टार्च ब्रेक होकर किसकी प्रोडक्शन होती है? वहां पे डेक्स्ट्रिन जो है चेन्स की फॉर्मेशन करता है। मीन बड़ी स्ट्रक्चर को हम तोड़ के हम जो स्मॉल स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो हमारे पास क्या बनाता है? डेक्स्ट्रिन बनाता है। दे आर लाइक स्टार्च फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यूनिट अटैच्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक यूनिट्स। ठीक है, और हमारे पास क्या है? देयर स्ट्रक्चर इज सिंपलर देन स्टार्च। ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर जो है क्या होती है? सिंपल होती है। किसकी निस्बत? स्टार्च की निस्बत। क्यों सिंपल होती है? क्योंकि हमारे पास इसमें सिंपली हमारे पास क्या है? कम यूनिट होते हैं ग्लूकोज के, कम मोनोसैकेराइड्स होते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, इसकी स्ट्रक्चर भी स्मॉल होती है। दैट इज व्हाई इट इज सिंपलर देन स्टार्च। फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं, तो हमारे पास एक चीज आपने याद रखनी है, वो क्या है? वो ये कि आपके पास फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टार्च मॉलिक्यूल यूनिट है। ठीक है, अब जब इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास छोटे छोटे हमारे पास यूनिट्स बनते हैं, और ये छोटे छोटे यूनिट्स क्या कहलाएंगे? हमारे पास डेक्स्ट्रिन कहलाएंगे। ठीक है, और क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? केमिकल डाइजेशन हुई है ड्यू टू द स्लैवरी अमाइलेज एंड पेनक्रेटिक अमाइलेज। अब इसकी हम देखते हैं बेसिकली डाइजेशन कैसे होती है हमारे पास अमाइलेजेस के थ्रू। स्टार्च सबसे पहले कन्वर्ट होता है माल्टोज प्लस एमाइलोडेक्स्ट्रिन में। एमाइलोडेक्स्ट्रिन हमारे पास 20 to 30 चेन्स होती हैं इसके अंदर हमारे पास, किसकी? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की। उसके बाद हमारे पास इसकी फर्दर डाइजेशन होती है, और ये एरिथ्रो डेक्स्ट्रिन की फॉर्मेशन करता है प्लस माल्टोज। माल्टोज क्या है? ये हमारे पास डाइसैकेराइड है, हम इसके ऊपर आते हैं अभी। मगर रिथ्रोडेक्स्ट्रिन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 10 to 15 चेन्स पाई जाती है माइलोज और माइलोपेक्टिन की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आर्कोडेक्स्ट्रिन प्लस माइलोज। ये रिथ्रोडेक्स्ट्रिन जब हमारे पास जो है ना क्या होगा? डाइजेशन में जाएगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस में जाएगा, तो वो प्रोड्यूस करेगा माल्टोज प्लस एक्रोडेक्स्ट्रिन प्रोड्यूस करेगा। एक्रोडेक्स्ट्रिन में हमारे पास क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, किसकी? स्टार्च की। और एक्रोडेक्स्ट्रिन फर्दर हमारे पास डिवाइड होता है, हाइड्रोलाइज्ड होता है, और हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास माल्टोज बनता है। अब हमारे पास इन तीनों को हम जो है हम डिफरेंटली हम टेस्ट कर सकते हैं विद आयोडीन। अगर स्टार्च होगा तो वो ब्लू कलर देगा, अगर के सॉल्यूशन के अंदर माइलोडेक्स्ट्रिन प्लस माल्टोज मौजूद होगा वो वायलेट कलर के अपीयरेंस देगा, अगर हमारे पास रिथ्रोडेक्स्ट्रिन होगा वो रेड कलर देगा, और आर्कोडेक्स्ट्रिन होगा तो वो कोई भी कलर हमारे पास प्रोड्यूस नहीं करेगा। माल्टोज क्या है हमारे पास? इट इज अ डाइसैकेराइड दैट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स। 2 ग्लूकोज आपस में मिलते हैं, और वो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन करते हैं? माल्टोज की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास हर दफा क्या है? यहाँ पे रिलीज हो रही है स्मॉल डाइसैकेराइड्स की, जिनको हम क्या बोलते हैं? माल्टोज। अब माल्टोज को आपके पास एक चीज आपने याद रखनी है, कभी भी अमाइलेजेस जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं करेंगे। इनके लिए हमारे पास जो है माल्टेजेस स्पेसिफिक हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो कि इनकी जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं। ग्लाइकोजन की तरफ आते हैं, क्योंकि हम प्लांट सोर्स को हम देख चुके हैं कि वहां पे हमारे पास स्टोरेज किस तरह से हो रही है। तो अब हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं। तो ग्लाइकोजन इज अ स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल। ठीक है, इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। हमारे पास ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो है स्टार्च नहीं पाई जाती, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? ग्लाइकोजन, बट इट इज सिमिलर टू द स्टार्च। इट इज प्रेजेंट मेनली इन लिवर एंड मसल्स। हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसकी स्टोरेज मसल्स में भी हो सकती है और लिवर में भी हो सकती है, और ये रेड कलर देता है हमारे पास किसके साथ? आयोडीन के साथ। याद रखना था आपने कि हमारे पास जो स्टार्च था जब हमने उसको आयोडीन के साथ जो है ट्रीट किया था, उसने कौन सा कलर दिया था? ब्लू कलर दिया था। जबकि हमारे पास ग्लाइकोजन जो होता है ये बेसिकली हमारे पास कौन सा कलर दे रहा होता है? रेड कलर दे रहा होता है। केमिकली इट इज हाईली ब्रांच्ड चेन। ठीक है, ये हाईली ब्रांच चेन ऑफ होमोपोलीसेकेराइड्स है। होमोपोलीसेकेराइड्स आपने को देन से याद होना चाहिए क्या था? जिसमें हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स पाए जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोपोलीसेकेराइड बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पीछे अगर आपको याद हो तो हमारे पास 10 to 24 ग्लूकोज यूनिट्स मिलते थे, और उन्होंने एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाई, उसके बाद ब्रांच पॉइंट आता था। ठीक है, मगर हमारे पास ग्लाइकोजन के केस में थोड़ा डिफरेंट है। उसके केस में क्या है कि यहाँ पे भी हमारे पास ब्रांच चेन भी मौजूद होंगी और लीनियर चेन भी मौजूद होंगी, मगर यहाँ पे होता क्या है कि फर्स्ट 12 to 14 ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो लीनियर होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। उसके बाद क्या आता है? हमारे पास एक ब्रांच पॉइंट आता है। ठीक है,
वहां तक हमारे पास जो है अल्फा 1,4 लिंकेज बनती है। फिर उसके बाद वहां पे जो लिंकेज बनेगी ये कौन सी बनेगी, अल्फा 1,6 लिंकेज बनेगी। उसी तरह से स्टार्च चेन जैसे हमने स्टडी किया था, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रांच पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। इट रिजेंबल्स अ माइलोपेक्टिन पार्ट ऑफ द स्टार्च, ठीक है। ग्लाइकोजन, और उसके बाद हमारे पास फिर से अगेन आ गया आपके पास क्या चलेगी, हमारे पास स्ट्रेट चेन चलेगी, और हमारे पास वो कौन सी होगी, अल्फा 1,4 लिंकेज होगी, अनटिल अनलेस आगे ब्रांच पॉइंट आए और अल्फा 1,6 लिंकेज हो जाए। ग्लाइकोजन क्या होता है जी, हमारे पास स्टोर जब होता है लिवर में, तो हमारे पास ये सोर्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज का काम करता है, कि जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई है, स्टारवेशन हो गई है, तो उस दौरान ये आप इसकी ब्रेक डाउन करती है आपकी बॉडी, और उससे आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज अ सिमिलर स्ट्रक्चर, जो कि हमारे पास अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस की बेस पे हमारे पास सिमिलर टू स्टार्च है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एनिमल स्टार्च। बट डिफरेंस अगेन से याद रखना है कि यहाँ पे ब्रांच पॉइंट का डिफरेंस है। दूसरी चीज, आपके पास ग्लाइकोजन के सेंसेस में जो एंजाइम्स होते हैं वो प्लांट के स्टार्च सेंसेस के एंजाइम से डिफरेंट होते हैं, सिमिलर एंजाइम्स नहीं होंगे दोनों के, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लाइकोजन जो है हमारे पास किस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर्स बनते 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 जो है हमारे पास किस तरह सर्कुलर फॉर्म में हो गए। अब इस ब्रांच स्ट्रक्चर का फायदा क्या होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर का फायदा ये होता है कि आपके पास एक स्ट्रेट चेन है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास 1 to 10 यूनिट्स आ सकते हैं, मगर ड्यू टू ब्रांचेस आपके पास क्या हो सकता है, इसमें एक्सेसिव नंबर ऑफ जो है हमारे पास यूनिट्स आगे हमारे पास ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं उनकी एडिशन हो सकती है, और लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स जो है आपके पास स्टोर हो सकते हैं। अब हम आते हैं सेलुलोज की तरफ, बट सेलुलोज का डिफरेंस थोड़ा है कि ये हमारे पास स्ट्रक्चरल पार्ट में इसका रोल होता है। सेलुलोज क्या करता है, इट इज अ लॉन्ग स्ट्रेट नॉन ब्रांचिंग चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। अब ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होती, और इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है दिस वन, दैट इज बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज नहीं होते, ठीक है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल भी है एक। आपके पास जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो हमारे पास जो है हम बीटा ग्लूकोज या जो हमारे पास सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते, बेसिकली क्योंकि हमारे पास जो अमाइलेजेस होते हैं वो अल्फा 1,4 लिंकेज को ब्रेक करने का काम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास उसमें मौजूद होता है अल्फा 1,4 लिंकेज। इसी वजह से हमारे पास अल्फा 1,4 अमाइलेजेस होते हैं, जो कि सिर्फ अल्फा यूनिट्स के जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं उनके दरमियान जो 1,4 लिंकेज बनी है उसको ब्रेक कर सकते हैं, मगर वो बीटा 1,4 लिंकेज को ब्रेक नहीं कर सकते। अब इसको अगर हम कंपेयर करें, अल्फा 1,4 लिंकेज हमारे पास जस्ट लाइक दिस होती है, इस तरह से बनती है, जबकि बीटा 1,4 लिंकेज जो है हमारे पास ऑपोजिट होती है, उल्टी बनती है। तो हमारे पास जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होती है वो इसको होल्ड ही नहीं कर सकती, जब होल्ड नहीं कर सकती तो वो इसको हाइड्रोलाइज भी नहीं कर सकती। दैट इज वाई कि हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और ये प्लांट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास स्पीशीज हैं वो जब इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती तो वो इसको खाएंगी भी नहीं, और जब वो उसको खाएंगी नहीं तो हमारे पास क्या होगा कि प्लांट की प्रोटेक्शन रहेगी, उसको कोई भी चीज जो है फिर वो डैमेज नहीं कर सकेगी, उसको एज अ सोर्स ऑफ फूड नहीं यूज कर सकेगी। द स्ट्रेट चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो क्रॉस लिंक्ड होती हैं, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। इट इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट, लीव्स, वेजिटेबल, कॉटन एंड वुड। आप कभी भी वुड नहीं खाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, सेलुलोज मौजूद है, जो कि आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप सेलुलोज की स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी हुई है, जबकि अल्फा 1,4 जो है वो ऑपोजिट होती है, जस्ट लाइक दिस। अब क्या होगा, कोई एंजाइम है जो कि हमारे पास इसको होल्ड कर सकता है जस्ट लाइक दिस, इस तरह से, मगर जब वो उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा तो ये वाला पॉइंट उसकी हिंड्रेंस काज करेगा, और वो उसको हमारे पास जो है बाइंड उसके साथ नहीं हो सकेगा। सेलुलोज की प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें नॉन रिड्यूसिंग होमोपोलीसैकेराइड है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है हमारे पास, गिव्स नो कलर विद आयोडीन, ये आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन जीआईटी बिकॉज वी लेक हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट कैन अटैक बीटा लिंकेज, जो कि मैं आपको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेलुलोज की अगर बात करते हैं, इट्स प्रेजेंस इन द डाइट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है डाइट के अंदर, बिकॉज इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, ठीक है। सो इट फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ स्टूल, स्टिमुलेटिंग द इंटेस्टाइनल मूवमेंट एंड प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। आपके पास जितना भी आप फॉर एग्जांपल सैलेड खा रहे होते हो वो आपके पास डाइजेस्ट नहीं होगा, वो फाइबर का काम करता है, ठीक है। उसी तरह से क्यों, उसके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है, उसको आप डाइजेस्ट जब नहीं कर सकते हो तो वो क्या करता है, सूथनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग करता है। जब सूथनिंग करता है तो आपके पास जितना भी बल्क ऑफ स्टूल्स हैं वो इजिली मूव कर सकते हैं, और वहां पे आपको कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होती। सेलुलोज जो है इज डाइजेस्टेड इन द जीआईटी ऑफ हर्बीवोर्स,
अब दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हर्बीवोर्स इसको कैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। वो इस वजह से डाइजेस्ट करते हैं क्योंकि उनके पास एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलेज एंजाइम बोलते हैं, और इसको सेलुलोज को फिर तब ही वो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज कर सकते हैं। और अब इंपॉर्टेंट देखें, आपके पास जब हम फूड वेब की बात करते हैं तो एक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन चलते हैं। सबसे नीचे प्लांट्स हैं, उनके ऊपर हर्बीवोर्स हैं, उसके ऊपर कार्निवोर्स हैं, एंड वी आर द ऑमनीवोर्स। ठीक है, अब आपके प्लांट्स के अंदर क्योंकि सेलुलोज मौजूद है, उसको हर्बीवोर्स जो हैं वो उसको यूटिलाइज करते हैं, उससे वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना, प्रोटीन बना रहे हैं, अपनी एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं, और हम उन हर्बीवोर्स को खाते हैं। जब हम हर्बीवोर्स को खाते हैं, दिस एनर्जी इज देन अल्टीमेटली शिफ्टेड टू अवर बॉडीज इन अदर फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। आप उसको अमाइनो एसिड भी कह सकते हो, आप जो है अदर फॉर्म, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड में भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स आपके पास इसी तरह से चलेंगे। चाइटिन एक इंपॉर्टेंट है जो कि अनदर स्ट्रक्चरल फॉर्म है, जो कि हमारे पास क्या है, एंड एसिटाइल ग्लूकोज अमीन यूनिट्स इसके अंदर एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं ग्लूकोज के साथ, तभी हमारे पास स्ट्रक्चर। ये मोस्टली जो है एक्स्ट्रा शेल्स ऑफ क्रस्टेशियंस एनिमल्स या एक्सोस्केलेटन ऑफ इंटेस्टाइन इंसेक्ट्स बनाने में इन्वॉल्व होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है अनदर हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स क्या हैं? सिंपल वही चीज ही कि हमारे पास यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, हमारे पास सिमिलर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल एगर की इसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सीवीड्स। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ कल्चरल मीडिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, बैक्टीरियल की ग्रोथ के लिए हम इसको यूज करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी एनर्जी। ठीक है, और जब उसको इसके ऊपर सिंपली ग्रो करते हैं और इसके ऊपर एनर्जी वो इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास वो इसके ऊपर ग्रो भी कर सकते हैं। द मेन शुगर यूनिट इज ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना है, सॉरी ग्लैक्टोज, ये हमारे पास मोनोसेकेराइड है। अच्छा, अब क्या है पैक्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो पैक्टेंस जो है हमारे पास हाइड्रोपॉलीसेकेराइड है, जिसमें जो कि हमारे पास एराबिनोज, ग्लैक्टोज या ग्लूक्रोनिक एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, लेमन्स एंड एप्रिकॉट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये उनके अंदर मौजूद होते हैं। और simply pectins have gelatination properties, hence it is used for the inflation of diarrhea। इनके अंदर क्या है, जिलेटेशन प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारे पास बेसिकली क्या है, जो मैंने आपको कहा था, जिलेटेशन जहां पे भी होगी वहां पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर ये क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, अपटेक कर लेते हैं, और हमारे पास इन्फेंटाइल जो डायरिया जो होता है उसको, उसकी ट्रीटमेंट के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो कंप्लीट हो रहा है पॉलीसेकेराइड्स का, और आई होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुई होगी। अगर